ज़रमीने कितनी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। अब तो इसको भी फिक्र लाहक होने लगी थी। वो इतना लापरवाह तो नहीं था कि बिना बताए इतनी देर बाहर रहे। शाम को उसकी कॉल आई थी। उसने कहा था थोड़ा लेट हो जाएगा, मगर अब तो काफ़ी से ज़्यादा देर हो चुकी थी। घड़ी रात के 9 बजा रही थी और इसका कोई नामो निशान तक ना था। ज़रमीने की तशवीश बजा थी। कितनी बार वो उसका नंबर मिला चुकी थी, बेल जा रही थी पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मिराल को उसने बड़ी मुश्किल से सुलाया था, जो बार बार बाप के बारे में पूछ रही थी। बच्चों के सोने के बाद इस गहरी होती रात की हैबत माकी में यकदम इजाफा हुआ था। वो दिल ही दिल उसकी जल्द वापसी की दुआएं कर रही थी जब डोरबेल बजी थी। साथ ही कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी का मखसूस हॉर्न। तशक्कुर का सांस लेते वो शॉल से सर ढके, अच्छे से कंधों के गिर लिपटे बाहर की जानिब दौड़ने के अंदाज में लपकी थी। कहाँ थे बासित आप? इतनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। भूली सांसों के साथ वो तेजी से बोली तो सीधे होते दरवाजा बंद करते बासित ने उसकी तरफ एक निगाह की थी, फिर सरद से नजरें चुरा गया। उसके आम से अल्फाज ने उसके टूटे दिल को बुरी तरीके से बिखेर कर रख दिया था। उसने वाकई ही बहुत देर कर दी थी। दिल में से एक होक सी उठी, आंखों में कुछ चमका था। सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। बच्चे तंग कर रहे थे। मिराल सो ही नहीं रही थी। उसके जवाब ना देने को ज़रमीने ने उसकी नाराजगी जाना था। भला वो कब इसको अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत देता था कि वो उससे सवाल जवाब कर सकती। वो नजरें झुका गई थी, आवाज में शर्मिंदगी थी। बासित को अपनी सांसें डूबती महसूस हुई थी। उसकी सौड़ी ने जख्म दिल पर बड़ी काड़ी ज़रब लगाई थी। तकलीफ थी कि लम्हों में दुगना हुई थी। गले में कुछ अटका था, शायद नमकीन पानियों का गोला जो आंखों से बहने को बेताब था, मगर उसने बंद बांध रखा था। घर का अंदरूनी मेन दरवाजा बंद करते वो तेज कदम चलती हुई आई थी। बासित तब तक अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया था। खाना गरम करूं? उसकी आवाज ने उसके कदमों को जकड़ा था। उसने अपनी आंखें मूंदी। ये वो आवाज थी जो वो अब सुनने की सकत नहीं रख पा रहा था, और वो चेहरा देखना उसके बस में नहीं रहा था। वो बिना मुड़े गला खंगाड़ कर खुद को बोलने के काबिल बना रहा था। आवाज थी वे निकलने से इनकारी थी। नहीं, भूख मर गई है। उसका दिल करलाया था। वो आगे बढ़ा। ज़रमीने पीछे उसके अल्फाज पर ना समझी से गौर करने लगी। तुम आज बच्चों के रूम में सो जाना, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। वो बिना पीछे मुड़े बोला था, फिर अंदर गुम होते डोर लॉक किया था। ज़रमीने बंद दरवाजे को इतनी देर खाली खाली नजरों से देखती रही। वो ठीक नहीं लग रहा था। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले बच्चों के रूम से मोहल्लिक डोर लॉक किया था। वो शिकस्ता कदमों से चलता हुआ बेड के पास घुटनों के बल ले जाने के अंदाज में बैठा था। आंखों से गर्म सियाल मादा निकलता उसके चेहरे को भिगोने लगा था। मृदा की पूरी बात सुनकर उसे चुप लग गई थी। वो उससे माफी मांग रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मगर उसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था ना कुछ दिखाई। उसकी आंखों में फक्त एक चेहरा आन बसा था। वो था ज़रमीने का चेहरा, रोता तड़पता, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता। वो बिना एक लफ्ज मुंह से कहे वहां से निकला था और बिना मकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा था। कितनी बार उसकी आंखों के आगे आंसुओं की धुंध चलाई थी और उसे गाड़ी रोकनी पड़ी थी। उसके जहन में निदा के अल्फाज अब भी हथौड़े बरसा रहे थे। उसने उसे शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बताई थी। उससे समीना की नफरत, वो मोहब्बत का ढोंग, किस तरह उसकी माँ का बदला उससे लिया गया, और फिर उसकी लिपेट में ज़रमीने भी आ गई। भाई, ज़रमीने भाभी की कोई गलती नहीं थी। उस रात मैं थी जो घर से भाग रही थी। भाभी तो मेरे पीछे आई थी। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। दोनों हाथ गोद में ऐसे धड़े थे जैसे वो अपनी कुल कायनात गवा आया हो। अम्मी ने तो कभी आपसे मोहब्बत की ही नहीं, ना हमें करने दी। हमने कभी आपकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया भाई। वो सब सिर्फ दिखावा था। वो रो रहा था। 8 साल की उम्र में अपनी माँ के मरने पर वो दुख से रोया था, बहुत रोया था। उसके बाद कभी यूं बेबस होकर उसकी आंखें शिद्दत जज्बात से नहीं रोई थी। अपने बाप के मरने पर भी उनमें सिर्फ नमी उतरी थी, और आज उसका जी चाहा था वो धारे मार मार कर रोए। उसकी नजरों के सामने कितने मंजर लहराए थे जब ज़रमीने ने उसे यकीन दिलाना चाहा था, मगर वो इसकी मासूमियत पर कभी यकीन नहीं कर पाया। वो उसका मान कभी नहीं रख पाया था। मैंने आपको चीट नहीं किया बासित, ये कहते हुए उसकी आवाज में कितनी बेबसी थी।
बासित, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो सब निदा का किया धरा है। कहते हुए उसकी आवाज में जो दुख था वो उसे आज महसूस हुआ था। उसने अपना निचला लब बुरी तरह से कुचला था। आप कभी नहीं समझेंगे बासित, कभी नहीं। आप समझ ही नहीं सकते। आप तो हमेशा से बेखबर रहे हैं मुझसे, मेरी जात से, मेरी हर तकलीफ, हर दर्द से। आप कभी महसूस कर पाए हैं, न कभी आपको एहसास होगा। दर्द की आखिरी हदों को छूते उसने आंखें बंद करते चेहरा ऊपर आसमान की जानिब उठाया था। होंठ नीमवा किए वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। बासित, मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती वो कौन था। मैं तो निदा के पीछे यहाँ आई थी। उसकी रोती आंखों में एक आस थी। इस कदर मान से उसने हाथ बढ़ाया था और उसने क्या किया था, उसे बेसाहिबा कर दिया। वो इसकी इज्जत थी। उसके किरदार की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। और सितम तो ये था कि वो खुद भी तमाशबीनों में खड़ा था। उसके सर से सरकती इज्जत की रिदा वो संभाल नहीं पाया था। उसने उसे अपना रिश्ते का मान दिया भी तो यूं कि वो उसकी कुर्बत में खुद पर नाज़ा होने के बजाय जिल्लत व पामाली के एहसास से दो चार हुई थी। किस किस बात का मातम करता, किस किस जिया पर आंसू बहा था। वो बासित अकबर था तो खुद से पहले अपनों का एहसास करता था। आज भी उसकी अपनी जात कहीं पसे पंजर में चली गई थी। उसको अपना दुख भी बड़ा था। उसकी बेलोस मोहब्बत को बेमोल किया गया था। उसके अंधे एतबार को बेदर्दी से ताड़ ताड़ किया गया था। मगर वो सब फरामोश कर गया था। याद रहा तो सिर्फ जरमीने का दुख, उसकी अजियतें, उसके आंसू और उसकी तकलीफें। उसे दुख था उस एतबार पर जो उसने समीना और निदा पर किया था, और उसे मलाल था उस एतबार पर जो उसने जरमीने पे नहीं किया था। दोनों सूरतों में उसे इसके एतबार ने मारा था। उसके अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। दिल में उठते दर्द की शिद्दत से सांस रुकती महसूस हो रही थी। वो अनजाने में ही सही किसी को बहुत बड़ी अजियत से हमकिनार कर गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या हो गया मुझसे ये? मैं तो किसी के साथ ज्यादती का सोच भी नहीं सकता। मैं तो सारी उम्र दूसरों की गलतियों का अजाला करता रहा और खुद इतना बड़ा गुनाह कर बैठा। अब इसका कफ़ारा कैसे अदा करूँगा मैं? 5 साल कोई कम अरसा तो नहीं है। 5 साल वो औरत अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटती रही है। रोज़े महशर अगर उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया तो क्या जवाब दूंगा मैं? सरगोशी में कहते हुए इस वक्त बेआवाज रोता वो लंबा चौड़ा 32 साला मजबूत मर्द किस कदर बेबस टूट फूट का शिकार बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे अपना सब कुछ हार आया हो। उसका वजूद दिसंबर के इस सर्द खून जमाती सर्दी में भी पसीने से शराबोर था। चेहरे पर जल्दी गुलती जा रही थी। सीने के बाएं जानिब उठता दर्द हर गुजरते पल की तरह बढ़ता जा रहा था, अब जो इसके बाजू के पीछे और कमर की तरफ भी फैल गया था। सांस उखड़ने लगा था। वो तेज हुए तनफ्फुस के साथ खांसा था। उसका जिस्म हार मान रहा था। उसके दिल की धड़कनें धड़कने से इनकारी हुई थी। उसका ऐसा हसास दिल उसके लिए सजा का तयन कर चुका था। वो मिराल के साथ लेटी बेकली से करवटें बदल रही थी। दिल को किसी तौर करार ना था। उसकी आंखों के सामने बार बार बासित का चेहरा आ रहा था। अपनी ये कैफियत उसकी समझ से बालातर थी। उसके खांसने की आवाज उसे भी सुनाई दी थी। दिल यकबार धड़क उठा था किसी अनहोनी का एहसास लिए। वो सरहद से उठकर नंगे पांव अपने कमरे के दरवाजे की जानिब भागी थी, मगर वो दूसरी तरफ से लॉक था। बासित दरवाजा खोले। पूरी कुव्वत से दरवाजा पीटते वो चीखी थी। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। वो सरपट भागती बाहर निकलकर किचन की तरफ बढ़ी थी। अब वो कांपते हाथों से चाबियां दराज से निकालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे का लॉक लड़सते हाथों से खोलते उसे दुश्वारी हुई थी। दरवाजा खुला था और सामने का मंजर उसके वजूद से रूह निकालने को काफी था। उसके गले से एक दिल खराश चीख बरामद हुई थी। बासित! सामने बेड पर उसका वजूद बेजान सा हुआ था, बिल्कुल साकित और जामिद। उसकी गर्दन बिस्तर के एक तरफ लुढ़क गई थी। वो भाग कर उस तक आई थी। उसका पूरा वजूद पसीने में तर था और आंखें बंद। बासित, क्या हुआ है? आंखें खोले प्लीज। बासित, आंखें खोले ना। उसका चेहरा थपथपाती वो खुद नहीं जानती थी। उसकी आवाज किस कदर ऊंची हो गई थी। दरवाजे से मिराल और हस्सान के सहमे हुए चेहरे नमूदार हुए थे। कुछ देर की तगोदो के बाद वो उठी थी और बाहर की तरफ भागी थी। दरवाजे में हस्सान और मिराल वो देख वो रुकी थी। मिराल अब रो रही थी, जबकि हस्सान उसका हाथ पकड़े बस डरी हुई नजरें बासित पर जमाए हुए था।
बासित, हसान, बाबा के पास ही रहना बेटा, मामा अभी आती हैं। उसको देख उसकी आवाज भीगी थी मगर आंखें भी पत्थर की हुई थी। वो आगे बढ़ गई थी। हसान मिराल को लिए बासित के पास आन बैठा था। उसने अपने दूसरे नन्हे हाथ में बाप का हाथ पकड़ा था। 5 साल बाद फिर एक कयामत की रात आई थी जो उसका सभी डर, अंधेरों के खौफ खत्म कर गई थी। नंगे पांव और खुले सर के साथ वो साथ वाले घर की डोरबेल पर हाथ रखे हटाना भूल गई थी। कुछ देर बाद शाहिदा आंटी और उनके बेटे के साथ वो बासित को गाड़ी में डाले हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई थी। हॉस्पिटल के सर्द कॉरिडोर के आईसीयू के सामने दोनों बच्चों को अपने एक एक बाजू के हिसार में मजबूती से जकड़े खुद से लगाए वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। शाहिदा आंटी हसान के साथ बैठी हुई। फारूक भाई कॉरिडोर में मुसलसल चक्कर काट रहे थे। आंटी ने तसल्ली आमेज अंदाज में जरमीने के कंधे पर हाथ रखा था। उसने उनकी जानिब देखा था। खौफ सी फैली आंखों में कुछ खो जाने का डर तैर रहा था। वो ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बस अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह खैर होगी। वो खुद अफसुर्दा थी। इतना प्यारा, तमीज वाला, खुश इखलाक बच्चा था। पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। जरमीने ने शहरियार को कॉल की थी और ये भी खुशकिस्मती थी कि वो अम्मी और यशल ही यहीं आए हुए थे। जरमीने बस खामोश नजरों से बार बार आईसीयू के दरवाजे को तकती जा रही थी। पता नहीं इतनी हिम्मत, इतना हौसला और जब्त उसमें कहाँ से आया था। बज़ाहिर तो वो बहुत तहम्मुल से काम ले रही थी मगर वो लम्हा चांद कुनी के लम्हे थे। उसने कभी नहीं सोचा था वो उसे इस हाल में देखेगी। पहली बार इदराक हुआ था वो शख्स इसकी आती जाती सांसों की जमानत था। अभी कुछ दिन पहले ही तो किचन में खड़ा वो शौक सा खुलकर हंसता, उसका दिल धड़का रहा था। उसने माशाल्लाह भी कहा था, फिर ना जाने कैसे नजर लग गई थी उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को। मिराल रोते रोते अब उसके साथ लगे ही सो रही थी। आंटी ने उसको जरमीने से लेकर वहीं कुर्सियों पर लिटाते उसका सर अपनी गोद में रखा था। हसान अब भी माँ से चिमटा अपनी आंखें पूरी तरह से खोले हुए था। उसके मासूम जहन में बहुत से सवाल सर उठा रहे थे। उसने माँ का सता हुआ चेहरा देखा जो पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। मामा, बाबा को क्या हुआ है? वो उसको देखता आहिस्ता सी आवाज में पूछ रहा था। जरमीने ने उसकी जानिब निगाह की थी। बाबा को कुछ नहीं हुआ हसान, वो ठीक है, उन्हें ठीक होना होगा। मुस्तहकम आवाज में उसने हसान से ज्यादा शायद खुद को यकीन दिलाया था। वो सर हिलाता फिर से चुप करके उसके साथ सर टिकाकर बैठ गया था। जरमीने ने अपनी आंखें बंद की थी। अल्लाह ताला, मुझे नहीं पता था आपके इस बंदे से मुझे इतनी मोहब्बत है, पर आपको तो पहले से मालूम है वो यहाँ नहीं था तो उसके ख्यालों तक रसाई भी दिल सहमा देती थी। मगर अब जब करीब है तो रूह तक में सरायत कर गया है। इसे कुछ मत होने दीजिएगा। आप जानते हैं ना, दुनिया के लिए वो लाख नरम दिल सही, पर मेरे मामले में वो कितना कठोर बन जाता है। मेरी पुकार उसको कभी सुनाई नहीं देती। पर आप तो रहीम है ना, सब संभाल लीजिएगा। उसे इस बार मुझसे दूर मत जाने दीजिएगा। वो दिल ही दिल में अपने रब से महू गुफ्तगू कहीं और ही पहुंची हुई थी जब किसी ने उसके शाने पर हाथ रखा था। उसने आंखें खोली थी। वो शहरियार था, आंखों में फिक्रमंदी और तशवीश लिए नाइट सूट के ऊपर जैकेट पहने। अब वो उसका सर थपथपा रहा था और वो जो पूरा रास्ता सोचता आया था कि वो जरमीने को कैसे संभाल पाएगा, उसने रो रो कर खुद को हलकान किया होगा। उसने जाना था कि वक्त ने वाकई उसकी डरपोक सी बहन को बहुत बहादुर बना दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए थे। शहरियार उनकी तरफ बढ़ा था। जरमीने ने आंखें मींच ली थी। उसमें उठने की सकत ना थी। पेशेंट को अंजाइना का अटैक हुआ है। खतरे वाली कोई बात नहीं है मगर इतनी यंग एज में ऐसा होना कोई अच्छी अलामत नहीं है। वो शदीद स्ट्रेस का शिकार है और बीपी का एकदम शूट कर जाना खतरनाक भी हो सकता था। वो स्टेबल हैं अब, आप मेरे साथ आए प्लीज। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज लिए कहकर आगे बढ़ गए तो शहरियार ने एक नज़र जरमीने पर डाली थी। फिर वो और फारूक दोनों ही डॉक्टर के पीछे चल दिए थे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तशक्कुर भरी आवाज में कहती आंटी जरमीने को मुस्कुरा कर देखा, साथ उसका कंधा भी हल्का सा दबदबाया। उसकी आंख से एक आंसू गिरा था। हसान, सुना आपने, बाबा बिल्कुल ठीक है। बढ़ते जज्बात से उसके गले से घुटी घुटी सी आवाज निकली थी। उसने हसान को खुद में भींच लिया था। कुछ देर बाद शहरियार शाहिदा आंटी से मुखातिब, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, इस करे वक्त में बहुत साथ दिया आपने। फारूक, थैंक यू यार। साथ खड़े फारूक के शाने पर हाथ रखा था। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं और बासित तो है ही ऐसा कि रात चलता भी मदद को तैयार हो जाए।
आंटी ने साफ गोई से कहा था। शहरयार उन्हें हॉस्पिटल की पार्किंग तक छोड़ने गया था। वापस आया तो ज़रमीने की गोद में मिराल सोई हुई थी। बेड के पहलू में हस्सान बैठा था, मगर नींद में अब वो भी झूल रहा था। उसने पास आकर हस्सान को गोद में लिया था और अब वो उसी की छोड़ी कुर्सी पर ज़रमीने के साथ बैठा था। इस बात की इतनी टेंशन ली है बासित भाई ने? वो उसकी जानिब देखता पूछ रहा था। डॉक्टर की बात पर उसे भी हैरत का झटका लगा था। ज़रमीने ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे नहीं पता, सुबह बिल्कुल ठीक थे ऑफिस जाते हुए, रात को काफ़ी देर से आए थे और कहा था ऑफिस का कोई काम करना है, हो सकता है काम की कोई परेशानी हो। उसके जहन में इसके अलावा तो कोई और बात नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और अब वो उसके पास मौजूद थे। कमरे में 2 बेड थे, एक पर बासित दराज था, दूसरे पर मिराल और हस्सान को लिटा दिया था शहरयार ने। खुद वो कुछ देर बाद बाहर निकल गया था, ये कहकर कि वो यशल को इन्फॉर्म कर दे। मम्मी को उसने कुछ नहीं बताया, वो और परेशान होती। ज़रमीने बच्चों के पास से उठकर उसके पास आई थी। वो आंखें बंद किए हुए था। डॉक्टर ने कहा था वो नींद की दवाओं के जेरे असर है। ज़रमीने ने उसका चेहरा नजर भरकर देखा था, अब भी उससे इस्तिराब का शिकार लगा था। उसके पास बिस्तर पर टिकने के अंदाज में बैठते उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। मुड़हिद्दत हाथ का लम्स उसके सर्द वजूद में जिंदगी की नरम गर्माहट का एहसास दोहरा गया था। वो ज़रमीने जो इतनी देर से मजबूत चट्टान बनी हुई थी, अब रेत की भुरभुरी दीवार की मानंद टूटकर बिखरी थी। उसकी खुश्क आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। उसके हाथ पर पेशानी रखे वो बिना आवाज के फूट फूट कर रोई थी। आपको अंदाजा भी है इतना डर गई थी बासित, मुझे लगा था मेरी सांसें रुक जाएंगी। कोई ऐसा भी करता है क्या? आपको मुझ पर जरा रहम नहीं आता ना? आप आज भी उतने ही संगदिल हैं बासित जितने 5 साल पहले थे। मेरे मामले में तो आप ऐसे ही हैं। दिल खुश फहम हो गया था। आपकी जिंदगी में मेरी ज्यादा नहीं तो कुछ तो अहमियत ही बन गई है, मगर नहीं, आपको आज भी मेरी जरा परवाह नहीं है। नम आवाज में वो बहुत आहिस्तगी से अपना हाले दिल सुना रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी परवाह उसे इस मकाम तक ले आई थी। वो क्या कह रही है उसे खुद भी इल्म नहीं था, बस ये उसके दिल की आवाज थी कि वो बिना सोचे समझे उसकी बेहोशी के गुमान में कह गई थी। उसके होशो आवाज में तो कुछ कहने की जुर्रत उसमें ना कभी पहले थी, ना ही अब वो कर पाती, मगर वो जान नहीं पाई थी कि इसकी बातें सुनकर उसका हाथ सा लर्जा सा था जिसे वो अपनी जज्बाती कैफियत के ज़ेरे असर महसूस नहीं कर पाई थी। आंसू का एक कतरा बासित अकबर की आंख से निकलकर उसकी कनपट्टी में कहीं गुम हो गया था। अगली सुबह उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। शहरयार पूरी रात उसके साथ रहा था। उन्हें घर पहुंचाकर कुछ देर बाद वो चला गया था। 2 घंटे बाद वो अम्मी और यशल को भी साथ लाया था। अम्मी काफ़ी परेशान हुई थी जब सुबह यशल ने उन्हें बताया, मगर अब खुद बासित को देखकर उन्हें तसल्ली सी हो गई थी। उनके जाने के कुछ देर बाद शाजिया भी आई थी। उसकी बाहर से आती आवाज़ और फिक्रमंदाना अंदाज पर बासित ने जब्त से मुठ्ठियां भींचकर अपने अंदर के इश्तियाल को दबाया था। दुख की सुलगती धीमी आंच ने दिल को दबोचा था। उनके दिए जख्म अभी अभी ताज़ा थे। इस वक्त वो इन मुनाफिक चेहरों को देखना तक नहीं चाहता। उसके कमरे में आने पर वो जानबूझकर सोता बन गया था। कुछ देर बाद वो चली गई थी। ज़रमीने ने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो बासित उससे गुरेज कर रहा था। वो उसकी तरफ देखता नहीं था। कभी ज़रमीने के सामने आने पर नजर मिलती तो झट से चुरा लेता था। वो कोई बात करती तो हाँ ना में जवाब दे देता। 1-2 बार उसने इसकी परेशानी का पूछा था, पर वो टाल गया। तो ज्यादा कुरेदना ज़रमीने ने भी मुनासिब नहीं समझा। बच्चों के साथ भी उसका रवैया अजीब हो गया था। वो कोई बात करते तो गायब दिमागी से सुनता, उनकी बातों का जवाब भी खोए खोए अंदाज में देता। ये सब ज़रमीने के दिल को मुस्तरिब कर रहा था, मगर वो इसकी वजह नहीं जान पाई थी। और फिर उस दिन ये मौम्मा भी हल हो ही गया। बासित सो रहा था जब इसके मोबाइल पर निदा की कॉल आई। पहले पहल ज़रमीने ने सोचा कि रहने दे, फिर नाचार उसने कॉल उठा ही ली थी। उसके बोलने का इंतजार किए बिना ही दूसरी जानिब से निदा की बेचैन आवाज आई थी। भाई क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? आई एम सॉरी, मैंने तो ये सोचकर सारी हकीकत आपको बताई थी कि ज़रमीने भाभी की मुश्किल आसान हो जाएगी, पर मैंने उनके साथ साथ आपको भी अजियत में मुब्तला कर दिया। वो रो रही थी और ज़रमीने सन्नाटों की जद में आ गई थी। उसकी बातें उसे बहुत कुछ समझा गई थी। कौन सी हकीकत निदा? वो अपने खदशात से डर कर बोली थी। तो आवाज में कोई अनजाना सा खौफ था।
दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनकर निदा को भी सकता हुआ था। कुछ देर खामोश रही थी और फिर उसकी सूर फूंकती आवाज ज़रमीने को अपने कानों में सुनाई दी थी। मैंने भाई को बता दिया आपकी बेगुनाही का, और वो सब कुछ जो वो नहीं जानते थे, हर एक बात। भाभी मोबाइल कान से हटाकर हाथ उसके पहलू में आ गिरा था। उसने गर्दन मोड़कर बेड पर बेखबर सोए वजूद को देखा था। उसका गम उसने अपने दिल में महसूस किया था। उसकी आंखें गुलाबी सी होने लगी थी और इनमें तैरती नमी उस शख्स के गम, उसके दर्द की थी जो उसने अपनों के हाथों सहे थे। सब तरफ से खसारा तो उसके हिस्से में ही आया था। वो जो प्यारा सा पुरखुलूस दिल का मालिक इंसान बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके करीब आई थी। उसके वापस आने के बाद उसने बारहा सोचा था कि अगर कभी इसको हकीकत मालूम हुई तो क्या होगा, मगर इसका रद्द अमल इतना शदीद होगा और वो इस हाल को पहुंच जाएगा, यहाँ तक तो इसकी सोच गई ही नहीं थी। उसे हमेशा उसकी हसासियत से, उसकी नरम दिली से डर लगता था, और आज मालूम हुआ था उसका डर किस कदर सही था। वो टूट गया था। एक अरसा जिनको अपना समझा, जिनके लिए अपना हर दुख सुख खुशी कुर्बान की, उनकी अच्छी और खुशहाल जिंदगी के लिए परदेस काटा, अपनी तमाम तर मोहब्बतें बिना किसी गर्जो मतलब के उनके ऊपर निछावर कर दी। बदले में उसे क्या मिला सिवाय नफरत, धोखा और झूठी मोहब्बत के दिखावे के। वो इसके पास बेड पर बैठी थी। उसका एक हाथ सीने पे धड़ा था, दूसरा पहलू में रखा हुआ था। चितलेटा वो गहरी नींद में था। उसकी रोशन चमकती आंखें, जिनकी कंदीलें अब बुझ सी गई थी, बंद थी। गंदमी रंगत में हल्की सी जर्दी की रमक अब भी बाकी थी। माथे पर सुनहरी बाल आज भी बिखरे थे। ज़रमीने का हाथ बढ़ा था। पहली बार बिना किसी झिझक के उसने उसकी पेशानी से बाल बड़ी नरमी से समेटे थे और फिर झुककर मुकम्मल इस्तेहकाक के साथ उसकी रोशन पेशानी को अपने होठों से छुआ था। उसका गम गलत करने को इसके सिवा और कोई तरीका सुझाई ना दिया था। उसके जख्मों पर रखा ज़रमीने की मसीहाई का वो पहला मरहम था। बासित अकबर खुश नसीब था। उसके नसीब में ज़रमीने थी जो उसका हर दर्द चुन सकने की तासीर रखती थी, और वो जानती थी अब के बार इस टूटे बिखरे दिल को जोड़ने में और समेटने में पहल उसी को करनी थी। अगली सुबह बड़ी उजली और रोशन थी। गए दिनों की सभी सख्तियां और कसाफतें गुजरी रात की सियाही में कहीं खो गई थी। वो एक नया आगाज था जो ज़रमीने ने लिया था। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। हसन उसके पास ही बैठा था, जबकि मिराल उठकर बाप के पास जाकर दोबारा सो गई थी। स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए ज़रमीने भी बेफिक्र थी। मामा, आपने कहा था बाबा ठीक है। हसन की आवाज पर उसके काम करते हाथ साकिन हुए थे। वो मुड़कर उसे देखने लगी, मगर वो बोली कुछ नहीं थी। वो उसकी बात समझने की सही कर रही थी। ज़रमीने उसके पास आ गई थी, जो चेहरा उठाए उसे ही देख रहा था। बाबा ठीक नहीं है मामा। वो अपने मासूम से अंदाज में बहुत गहरी बात कर रहा था। ज़रमीने दंग रह गई थी। कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। बाबा ठीक हो जाएंगे हसन, हम मिलकर उन्हें ठीक कर लेंगे। आंखों में उतरी नमी को होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर छुपाते वो एक एक लफ्ज पर जोर देती उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी। हसन मुस्कुरा दिया। जी मामा, हम कर लेंगे। वो चहक कर बोला था। चलें, अब बाबा और मिराल को उठाते हैं जाकर। उसका हाथ थाम कर वो उसे कुर्सी से उठा रही थी, जो अब कदरे पुरसुकून और खुश दिखाई दे रहा था। कल रात निदा की कॉल आई थी। वो अभी अभी बच्चों के कमरे से आई थी। बासित कमरे में नहीं था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बरामद हुआ था। उसे देखकर ज़रमीने ने हिम्मत करके कह ही दिया था। उसे मजीद यूं ही अपने खोल में बंद पल पल अजियत सहते देखना अब उसके लिए और भी तकलीफदेह होता जा रहा था। बासित ने उसकी तरफ देखा था, जैसे उसे हुई आगाही की नौयत जानना चाह रहा हो, और फिर उसके गंदुमी चेहरे की रंगत सफ़ेद लट्ठे की तरह हो गई थी। फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। वो मजीद उससे भाग नहीं सकता था। बेड पर बैठता वो दोनों हाथ अतराफ में जमाए सर झुका गया था। उसका सामना करना मुश्किल था तो एतराफ़ जुर्म मुश्किल तरीन था। उसे यूं नदामत से सर झुकाकर बैठा देखना ज़रमीने के लिए ऐसा ही था जैसे किसी ने कुंज छुरी से उसके दिल को चीर दिया हो। वो चलकर उस तक आई थी। उसके बिल्कुल सामने उसके कदमों में घुटने मोड़ कर बैठते वो उसका चेहरा गौर से देख रही थी, जो हर गुजरते पल रंग बदल रहा था। मुझे क्यों नहीं बताया बासित, क्यों सब अकेले सहते रहे आप? उसकी जबान पर शिकवा था तो आंखों में उसके लिए नरम सा तासुर। तुमने भी तो अकेले सहा था सब,
اس کے سپاٹ سے انداز پر زرمینے کے دل کو کوچ ہوا تھا۔ وہ خود سے روٹھا تھا تو خود کو رعایت دینے کا متحمل بھی نہیں رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور میں نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ اس کی بات کاٹ کر وہ سرد سے بولا تو آواز میں ملال کے ساتھ ساتھ دبا دبا سا اشتعال تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھنے کے بجائے نیچے زمین پر نظریں گاڑے ہوا تھا۔ باسط، آپ اپنی بات کو اس طرح جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ خود کو تکلیف پہنچا کر آپ مجھے اور بچوں کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر اس رات آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کبھی آپ کو اس کے لیے معاف نہیں کرتی، منت بھرے لہجے میں کہتے۔ آخر میں اس کی آواز غصے سے لرز گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سے ایک پل کے لیے اس کی نگاہ نہیں ہٹی تھی۔ معافی کا اہل تو اب بھی نہیں ہوں، جانتا ہوں میرا گناہ بڑا ہے۔ 5 سال تم نے بنا جرم کے سزا کاٹی ہے، 5 دن کی تکلیف سے اس کی بھرپائی ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر اس کی اندرونی خلشار اور ٹوٹ پھوٹ کے نشان بڑے واضح تھے۔ اور میری بدقسمتی دیکھو، میں نے تو تمہارے دامن میں خوشی کا ایک پل بھی ایسا نہیں ڈالا جس کے بدلے معافی طلب کر سکوں۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی تھی۔ وہ خود اذیتی کا شکار تھا۔ آپ کا دکھ بھی بڑا تھا باسط، آپ کی غلطی نہیں تھی۔ بعض تکلیفیں نصیب میں لکھی ہوتی ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم سے آ ملتی ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرے وہ اس کا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب باسط نے اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ اس کی ضبط کے مارے سرخ ہوتی آنکھوں میں نمکین پانی سا ابھرا تھا۔ اس کی ٹھوڑی ہلکے سے لڑتی تھی۔ زرمینے کی آنکھیں چھلکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی اور اس کو اپنی مہربان آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ باسط کی آنکھوں پر بندھا بند پل بھر میں ٹوٹا تھا۔ وہ بے آواز رو رہا تھا تو آنکھیں زرمینے کی بھی نم تھی۔ وہ دونوں بیک وقت رو رہے تھے، مگر اپنے نہیں، ایک دوسرے کے درد پر۔ اپنی ذات، اپنا دکھ تو دونوں نے پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ تم مجھے بالکل معاف نہیں کرنا زرمینے، میں نے 5 سال تمہارے برباد کیے ہیں نا، تم بھلے 10 سال مجھے معاف نہ کرنا، میں اب تک نہیں کروں گا۔ میں بہت کرب میں ہوں، تم ہر پل اس تکلیف کو بڑھانا، مجھے میری زیادتیاں یاد کروانا، مجھ سے لڑنا جھگڑنا، پر پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا۔ میں پہلے ہی بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ تم نے دیکھا نا کیا کیا ہے ان سب نے میرے ساتھ۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنا سمجھا اور انہوں نے میری ہی پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیا۔ تمہاری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی زرمینے، تمہیں کیوں اس درد میں حصے دار بنایا؟ کیوں زرمینے، آخر کیوں؟ اس کے سینے میں منہ دیے، اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی گرفت مضبوط کیے، وہ سرگوشی کے سے انداز میں اپنی نم بھاری آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اس کی رکی رکی سی سسکیاں زرمینے کو بھی اذیت سے ہمکنار کر رہی تھی۔ اسے سمیٹنا ضروری تھا۔ اپنی جذباتی کیفیت کے زیر اثر ہر لمحہ سخت ہوتی اس کی گرفت میں زرمینے کی سانس تھمنے لگی تھی، مگر اس نے اف تک نہیں کی تھی۔ آپ کی غلطی نہیں تھی باسط، جو ہوا انجانے میں ہوا۔ آپ تو بہت اچھے، مخلص، ہر ریاکاری سے پاک، اندر اور باہر سے ایک جیسے شفاف۔ اپنے لفظوں کی مسیحائی سے وہ اس کے ہر زخم کی دوا کر رہی تھی۔ اسے خود سے الگ کرتے اس کی بھیگی پلکوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے سرفراز کر رہی تھی۔ وہ زرمینے باسط تھی جو اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے اس دلربا شخص کا کرچی کرچی ہوا دل جوڑ رہی تھی۔ 5 ماہ بعد وہ ایک روشن چمکتی صبح تھی، اتوار کا دن تھا۔ باسط بڑی فرصت سے کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمینے، مرال اور حسان کیاڑیوں میں نئے پودے لگا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر چھائی آسودگی اس کی روح کو سکون فراہم کر رہی تھی۔ وہ منظر ہر لحاظ سے دلکش تھا، آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس بخشتا ہوا۔ اس کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ نے آ کر پڑاؤ ڈالا تھا، جو اب اس کی ذات کا حصہ سا بن گئی تھی۔ پچھلے کچھ ماہ اس کے لیے اذیت ناک ضرور تھے، مگر زرمینے کی محبت اور پرخلوص ساتھ نے ان تلخ باتوں اور دردناک یادوں کو بھلا کر ایک نئی شروعات کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا تھا۔ اس نے کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کسی سے سوال جواب بھی نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ اس کی اپنی کمزوری تھی۔ وہی اپنی بیوی بچوں کے لیے مضبوط ڈھال نہ بن سکا تھا تو کسی اور سے کیا گلا۔ اس نے گہر محسوس انداز میں سب سے کنارہ کشی ضرور اختیار کر لی تھی۔ ندا سے جب شازیہ کو پتا چلا تھا کہ باسط سب حقیقت جان لینے کا، تو اس نے ندا کو بھی خوب کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ اس نے باسط سے دوبارہ نہ تو رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف آئی تھی، اور باسط کے لیے قطع تعلق کی بھی غنیمت تھی۔ وہ اب بھی کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔
रही समीना तो वो खुद पहले भी राब्ता नहीं करती थी, बासित ही हमेशा कॉल करता था। अब उसने भी कॉल करना छोड़ दिया था। निदा अपने किए पर पशेमान थी। इतनी बार माफी मांग चुकी थी और अपने हिस्से का दुख भी उठा चुकी थी, तो इतना कमजोर वो भी नहीं था कि उसे माफ ना कर पाता। जब ज़रमीने उसे माफ कर सकती थी तो वो निदा को क्यों नहीं। वही ज़रमीने तो उसने कभी उसे फोर्स नहीं किया था, वो अपने इख्तियार की मालिक थी। उसने बिना कहे ही उसे माफ कर दिया था, या फिर शायद माफ तो वो उसे उसी पल कर चुकी थी जब उसने उसे हॉस्पिटल में नादिम और शर्मसार देखा था। भाई अम्मी को पुलिस पकड़कर ले गई थी। निदा घर आई हुई थी। उसने आहिस्तगी से बासित को बताया था। अंदाज में दुख था और झटका तो बासित और ज़रमीने को भी लगा था। क्यों? बासित उसकी तरफ देख रहा था और चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई दे रही थी। ज़ेब भाभी से कुछ तल्ख कलामी पर अम्मी ने उनको थप्पड़ मार दिया था। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। 2 दिन अम्मी लॉकअप में रही हैं। जैन भाई बता रहे थे बड़ी मुश्किल से ज़ेब भाभी को मना पाए हैं, तब जाकर अम्मी की रिहाई हो पाई है। वो उदास थी। जो भी था समीना उसकी माँ थी और गैंग तो बासित और ज़रमीने भी हुए थे। बासित के दिल से एक होंक सी उठी थी। उसने उनसे हकीकी बेटों से बढ़कर मोहब्बत और अकीदत की थी। मकाफात अमल के गर्दाब में समीना फंस चुकी थी। उन्होंने सारी उम्र हुक्मरानी की थी, किसी की अपने सामने चलने तक ना दी थी। आज वो पराए देश में महकूम सी बनकर रह गई थी। ऐसा नहीं था, ज़ेब कोई बहुत जालिम बहू थी, मगर वो ज़रमीने जैसी नासमझ भी नहीं थी। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देती थी और ना ही उनकी कोई ज्यादती बर्दाश्त करती थी। ज़ेब और जैन दोनों जॉब करते थे। ऐसे में समीना को घर और बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी और वो सब करते हुए उन्हें अब बारहा अपनी की हुई ज्यादतियां याद आती थीं, लेकिन वो माफ़ी मांगने का इखलाकी जवाब भी नहीं रखती थी। बाकी की जिंदगी शायद अब इसी पछतावे में बसर होनी थी। मिराल पीछे हो जाएं आप, ज़रमीने सोफे पर खड़ी कदरे चिल्लाने के से अंदाज में बोली थी। मिराल लम्हे भर के लिए उसकी जानिब मुड़ी थी, फिर निगाहों में दिलचस्पी लिए दोबारा से उसे देखने लगी थी। मामा आप वैसे ही डर रही हैं, देखे ना ये कितनी क्यूट है और इसकी आंखें भी कितनी छोटी छोटी हैं। वो बहुत गौर फिक्र से उस पर नजरें गाड़े साथ तबसरा भी कर रही थी। ज़रमीने का सदमे के मारे मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने झुरझुरी सी ली। मिराल आपको ये चिपकली क्यूट लग रही है बेटा। इसकी आंखें हैरत से फटने को थी। कुछ देर पहले अचानक से एक मोटी ताज़ा छिपकली दीवार से थप करके नीचे फर्श पर गिरी थी और उसे देखते ही ज़रमीने ने चीख मारकर सोफे की तरफ दौड़ लगाई थी। उसे देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जी मामा आप भी थोड़ा पास आकर देखें, आपको भी लगेगी। और इसके हाथ और पैर भी नाइस छोटे छोटे से। आए ना मामा, ये बेचारी तो खुद छोटी सी है, कुछ नहीं कहती आपको। मिराल उससे थोड़े फासले पर बैठी हुई थी और इस चिपकली को भी शायद उसकी तवज्जो पसंद आई थी, जभी वो भी आराम और सुकून से वहां पिसार रही थी। इस वक्त बासित और हस्सान घर में दाखिल हुए थे। उनको आता देखकर ज़रमीने ने सुख का सांस लिया था, जबकि बासित उसे यूं सोफे पर खड़ा देख भवें उचकाकर उसे देखने लगा था। भाई ये देखें कितनी प्यारी लिजर्ट है। मिराल के कहने पर हस्सान उसकी तरफ बढ़ गया तो इसकी बात सुनते बासित ने बेटी के सामने कुछ दूरी पर आराम फरमा चिपकली को देखा था और फिर ज़रमीने की रूहान सी सूरत को। उसका कहका बेइख्तियार निकला था और उसे यूं हंसता देखकर ज़रमीने ने उसे शिकायती नजरों से घूरा था। बासित 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे चिपकली घर से बाहर चाहिए। बासित ने उसकी गर्दन की फूली रग देखकर अपनी हंसी रोकी थी। अब वो मिराल और हस्सान की तरफ बढ़ रहा था। चलें जनाब, मैडम से ऑर्डर आ चुके हैं। इस पिटिए को घर से बाहर निकालने का वक्त हुआ चाहता है। उसकी आवाज में शरारत का आंसर बड़ा वाज़ेह था। बाबा घर से तो ना निकाले ना, इसके बेबीज अपनी मामा को ढूंढेंगे तो फिर ये वापस कैसे आएगी। हस्सान की हसासियत कभी कभी ज़रमीने के लिए वबाले जान बन जाती थी। उसने अपने हाथ से अपना माथा आहिस्तगी से पीट डाला। बासित ने बड़ी मुश्किल से गले में उमड़ आने वाले कहके को रोका था। कुछ सोचते हैं इस बारे में। वो खुद भी इन दोनों के पास बैठ गया था और अब वहां पर एक कॉन्फ्रेंस का सा समा था जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर थी। ज़रमीने का फशार खून हर लम्हा बढ़ता महसूस हो रहा था। वो चिपकली बेचारी भी कुछ देर उनको देखने के बाद उन्हें आपस में ही उलझा देख वहां से रफू चक्कर हो गई थी। ज़रमीने डरते हुए उसकी जानिब देख निगाह की तो उसे कहीं दिखाई नहीं दी और उसने यहाँ वहां नजर दौड़ाकर उसे तलाशना चाहा था,
नाकामी पर तशक्कुर का सांस लेते वो नीचे उतरकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। वो तीनों अब भी एक दूसरे में मगन फर्श पर बैठे हुए थे। शहरियार, खबरदार, जो आपने इसको जगाया तो फिर खुद ही संभालिएगा। शहरियार, जो अभी अभी वापस आया था, ड्यूटी से अभी छुपकर अपनी बेटी के गाल चूमने ही लगा था कि वॉशरूम से निकलती गीला चेहरा लिए यशल दबा दबा सा चीख उठी। वो बदमजा सा होता सीधा हुआ, ये तो गलत बात है यार, मेरे घर आने पर ये सो जाती है, मैं कब खेला करूं इसके साथ। उसके पास से उठता वो एहतजाज कर रहा था। रात को जब जागती है तब खेला करे ना। वो उसे मजीद तपा रही थी। हाँ जी बिल्कुल, रात को जागकर इसके साथ खेला करूं और दिन को ऑन ड्यूटी सोया करूं, है ना। उसके झले बुझे अंदाज पर यशल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकी थी। तुम जानबूझकर इसको मेरे आने पर सुला देती हो। मैं क्यों ऐसा करूंगी शहरियार, और वैसे भी वो अभी बहुत छोटी, अपनी मर्जी से सोती जागती है। अपने कदरे भरे भरे मुतनसिब वजूद के साथ दमकते चेहरे में वो सीधा दिल में उतरती महसूस हो रही थी। अच्छा बेटी को ना सही, बीवी को तो तंग करने की इजाजत है ना। निचला लब दांतों में दबाकर वो शरारत से उसकी जानिब बढ़ा था। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी डिनर की तैयारी भी करनी है। वो उसे पकड़ चुका था। उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते वो उसे अपने करीब तर कर चुका था। इतना प्यारा तोहफा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी पेशानी को चूमकर वो मसरूर सा बोला था। फिर इस खुशी में मुझे जाने दें प्लीज, देर हो जाएगी खाना बनने में। उसके बहके से अंदाज देख वो मुल्तजी लहजे में बोली तो शहरियार ने चेहरा उठाकर उसको घूरा था। बहुत ही कोई नाकारा किस्म की बीवी हो तुम यार, जरा जो मेरा मूड रोमांटिक होने दो तुम। तासुफ से सर नफी में हिलाता वो उसको अपनी कैद से आज़ाद कर गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये नाकारा बीवी वक्त आने पर आपका ये एहसान सूद समेत चुकाएगी। उसके सवड़े बालों को बिगाड़ कर वो तेजी से बाहर की जानिब लपकी थी। पीछे शहरियार उसकी हरकत पर मुस्कुराता एक नज़र बेड पर सोए उस छोटे से वजूद को मोहब्बत भरी निगाहों से देख चेंज करने वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। वीकेंड की वो एक सुहानी शाम थी। पार्क में खिले रंग बरंगे फूल फिजा को महका रहे थे। तिलस्माती गोला डूबने के करीब था, मगर अब वो ज़रमीने को अफसुर्दा नहीं लगता था, बल्कि एक नए अज़्म से कल दोबारा तुलू होने की खुशी से दमकता महसूस होता था। ज़रमीने पार्क के बेंच पे बैठी खुद से थोड़ा फासले पर खेलते हसन, मिराल और बासित को देख रही थी, जो बॉल को पाँव की मदद से एक दूसरे की पहुंच से दूर ले जाने की तगोदो में सरगर्म थे। बड़ी सी काली चादर के हालत में चमकता उसका रोशन चेहरा और मुस्कुराती रोशन आंखें उसके सुकून कल्ब की गवाह थी। देखने वालों के लिए वो एक मुकम्मल फैमिली की हंसती मुस्कुराती तस्वीर थी, मगर कौन जानता था उन दोनों ने अपने अपने हिस्से की तकलीफें उठाए एक आग का दरिया पार किया है। ज़रमीने ने मिराल की किसी बात पर गर्दन पीछे की तरफ फेंक कर कहका लगाते बासित को देखा था। ये वो शख्स था जिसके मिजाज के हर रंग से वो वाकिफ थी, जिसकी संगत में उसने उसकी कुर्बतों की सख्तियों से मोहब्बत भरी नरमियों का सफ़र तय किया था, और उसका रुआं रुआं गवा था। उसका हर अंदाज जानलेवा था। वो मोहब्बतों से कुंधा हुआ था। एहसास उसकी सरजिश्त में रचा बसा था, जिसका एहसास ज़रमीने को उसकी हमराही में गुजरे चंद माह में ही अच्छे से हो गया था। इसको इस गिल्ट फेस से निकालना ज़रमीने के लिए भी आसान नहीं था, मगर इसकी पुरखुलूस मोहब्बत भरी कोशिश और बच्चों की मासूमियत उसे इस सबसे निजात दिलाने में कामयाब रही थी। उसकी महरूमियाँ ज़रमीने ने बहुत शिद्दत से जानी थी और उनका अजाला करने की कोशिश भी की थी। वो इसके नखरे उठाती थी। वो वासित जो सुबह बिना कहे जाग जाया करता था, उसे जगाने के लिए अब ज़रमीने को ठीक ठाक मुशक्कत करनी पड़ती थी। उसकी मोहब्बत में वो दिन ब दिन संवरने के साथ साथ बिगड़ता भी जा रहा था। अक्सर सर दर्द का बहाना बनाकर वो उसकी गोद में सर रखकर लेट जाया करता था और उसकी फरहत बख्श उंगलियों का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करता था। वो कभी उससे अपनी मोहब्बत का ज़बानी इजहार नहीं किया करता था। उसके लिए इसकी बोलती जज्बात लुटाती आंखें ही काफ़ी होती थी, जिनमें देखना ज़रमीने के बस का काम अब भी नहीं था। उसका हर अमल उसकी मोहब्बत और ज़रमीने के लिए उसके दिल में मौजूद इज्जत और अकीदत का अक्कास होता था। वो उसकी धड़कनों से वाकिफ थी, निगाहों के तासुर से आशना थी। सुबह ऑफिस जाते उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत का लम्स छोड़ता तो ज़रमीने को उसके आगे इजहार मोहब्बत का हर दूसरा तरीका हीच लगता। उसकी कुर्बत में वो खुद को कांच की गुड़िया तस्वुर करती थी, जिसकी मोहब्बतों की जुनून खेजी में भी एहतियात की गहरी छाप होती थी।
उसकी हमसफरी में वो दिन ब दिन निखरती जा रही थी। ज़रमीन बासित खुशकिस्मत थी, उसके वक्त का सितारा बासित अकबर था। वो कितनी देर उसे मुस्कुराती नजरों से खुद को देखते देख रहा था। आखिर वो उसकी जानिब बढ़ आया। बच्चे अब भी खेल में मगन थे। क्या सोचा जा रहा है जनाब? उसके पास आकर रुकता, दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले वो मुस्कुराया था, जिसके साथ अब उसकी आंखें भी देती थी। ज़रमीन ने बड़ी फुर्सत से उसका वजीहा चेहरा अपनी आंखों में उतारा था। वो उठकर अब उसके सामने दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी, बासित अकबर मेरी जिंदगी के उफक पर चमकने वाला वो रोशन सितारा है जिसने मेरे नसीब को सभी अंधेरों को मिटा डाला, या फिर वो सूरज है जो सर्दियों की यकबख्ता जिंदगी में जमूद पैदा करती हवाओं में अपनी गर्म धूप से तमाज़त का एहसास करता है। वो चांद है जिसकी ठंडी मीठी सी रोशनी घुप अंधेरी रात में उम्मीद की कंदीलें जलाती है। पर फिर मैं सोचती हूँ, ये सब तो आपको जस्टिफाई ही नहीं करते। उसकी आंखों में देखती वो फड़ते जज्बात से आंखों में मोहब्बत की जोत लिए बोले जा रही थी, और इसके हर लफ्ज के साथ बासित अकबर के दिल की धड़कनों के शोर में इजाफा होता जा रहा था। वह अब मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर पहले तो हैरत और फिर इंसिबात ने अपनी झलक दिखाई थी। क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया मैंने? उसे मुसलसल खुद को घूरता पाकर वह मनमनाई थी। अपनी आंखों से उसे हवास बाख्ता करने का हुनर वो आज भी खूब रखता था। तुमने जानबूझकर पब्लिक प्लेस पर इतने खूबसूरत अंदाज में इजहार किया है ना, अब बदले में मैं अपने तरीके से जवाब भी नहीं दे सकता। बदमजा होता, मानी खेजी से कहता। वो दिल को डपटता हुआ उसके दिल फरेब चेहरे से निगाहें हटा गया था। इसकी बात समझते गुलनार हुए चेहरे के साथ वो खुलकर हंसी थी। वो अब इर्द गिर्द थोड़े फासले पर मौजूद लोगों को बेबसी भरी नजरों से देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उन्हें वहां से गायब करने का ख्वाहिशमंद हो। इसीलिए तो इस जगह का इंतखाब किया है। वो उसको तपाने के लिए शोक सी आवाज में बोलती उसकी हालत से हिज उठा रही थी, मगर उसकी सारी शोखी तब हिरन हुई थी जब वो गहरी निगाहें उसके मुस्कुराते होंठों पर जमाए उसकी जानिब बढ़ा था। सटपटाकर उसने कदम पीछे की जानिब लिए थे। सुर्ख हुए चेहरे के साथ वो अब अपने इर्द गिर्द देखने लगी थी। बासित, क्या कर रहे हैं? प्लीज, सब देख रहे हैं। उसे उसकी जानिब से ऐसी पेशकदमी की कतई उम्मीद नहीं थी। उसकी बौखलाहट जाहिज थी। तो किसने कहा था यूं मेरे सोए हुए जज्बात को ललकारो, वो भी सबके सामने? जेर लब हंसी छुपाते उसकी गैर होती हालत से लुत्फ उठा रहा था, जो रूहान सी हुई सूरत के साथ अब किसी भी पल रो देने को थी। वह बिल्कुल उसके करीब आ पहुंचा था। पीछे बेंच था, ज़रमीने के कदम रुके थे। उसने सख्ती से आंखें मीच डाली थी। बासित ने बहुत मुश्किल से अपने उमटते कहके का गला घूटा था। एक शर्त पर जान बख्शी हो सकती है। उसकी आवाज पर ज़रमीने ने झट से आंखें खोलकर उसे देखा था, जो उसके चेहरे से नजर हटाता अब पीछे नजर आती झील पर नजरें जमाए हुए था। मुझे मंजूर है। सरद से बिना सुने ही वो मान गई थी। घर जाकर हमारे बेडरूम में बिल्कुल मनोअन अल्फाज में इसी तरीके से तुम दोबारा इजहार मोहब्बत करोगी, और एक लफ्ज भी यहाँ से वहां नहीं हो। ज़रमीने बासित, तुम जानती हो मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। उंगली उठाकर उसकी छोटी सी नाक में चमकती लौंग को छूकर उसने बड़े मान भरे अंदाज में धमकी दी थी। ज़रमीने ने फौरन अस्बात में सर हिला दिया। वो सहर अंगेज मुस्कुराहट होंसलों पर सजाए उसे एक आंख दबाकर देखता वापस मुड़ गया था। पीछे ज़रमीने आंखें बंद करते अपने सीने में अटके सांसों को बहाल करते अपने धड़ धड़ करते दिल पर हाथ रखा था। लबों से उस एक सुकून आमेज सांस खारिज हुई थी। उसकी पहली शरारत ही उसे काफी भारी पड़ी थी। हसन उसे आवाज दे रहा था। उसने पलकें उठाकर उसे देखा था और फिर मुस्कुराते हुए उनकी जानिब बढ़ गई थी। कड़ी मुसाफतों के बाद वो दो टूटे हुए दिल एक दूसरे के लिए साथ मिलकर जुड़ गए थे, कभी ना जुदा होने के लिए।